हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं खेताराम जांगीड़ जांगीड़ साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद, और ये आपके चैप्टर रहेगा सेकंड। ठीक है ना, सेकंड चैप्टर, और उसका नाम है बहुपद। इस चैप्टर से आप परिचित होंगे। आपने पिछली कक्षा में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, बेसिक सा नॉलेज, क्लास 9th में, जहां आपने मुख्य रूप से जो रेखिक बहुपद होते हैं ना, उनके बारे में अध्ययन किया होगा। और ये जो चैप्टर है वो आपके मुख्य रूप से द्विघात बहुपद पर आधारित है। ठीक है ना, एक चर वाले द्विघात बहुपद पर आधारित है। आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण इस बार भी आपका सिलेबस प्रभावित हुआ है, और इस बार सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है वो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% सिलेबस कम कर दिया। और इस बार उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि जो जो चैप्टर हटाए ना, उनको पूरी तरीके से हटा दिया। पिछली बार क्या किया था कि 40% सिलेबस हटाने के कारण उन्होंने प्रत्येक चैप्टर से कोई ना कोई टॉपिक उठाया था और उसे डिलीट कर दिया था। लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने ऐसे टॉपिक जो थे ना, चैप्टर, जिनको पूरी तरीके से हटा दिया है। और आपके जो चैप्टर इस मैथ के अंदर हटे उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके टोटल जो 15 चैप्टर है, ठीक है ना, 30% के हिसाब से आपके 5 चैप्टर हट चुके हैं। कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। कौन कौन से हटे तो वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका एक नम्मा चैप्टर हटा है, उसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जो नम्मा चैप्टर है ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वो चैप्टर आपके हट चुका है। इसके अलावा जो छठा चैप्टर है त्रिभुज के बारे में, वो भी पूरा हट चुका है। फिर 10वां चैप्टर देखिए, 10वां चैप्टर जो व्रत से संबंधित है, व्रत की ज्योमेट्री से संबंधित, वो चैप्टर हटा है। इसके बाद 12वां चैप्टर, ये व्रत की क्षेत्रमिति से संबंधित है। ठीक है ना, व्रत से संबंधित जो भी क्षेत्रफल होते हैं ना, उनसे संबंधित था, वो चैप्टर आपके हट चुका है। और इसके अतिरिक्त एक चैप्टर और था 13वां, ठीक है ना, पृष्ठीय आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, जहाँ जितने भी ठोस आकृतियां होती है उनके आयतन और घनत्व से संबंधित था, वो चैप्टर आपके हट चुका है। तो ये 5 चैप्टर आपके पूरी तरीके से हट चुके हैं, और पीछे आपके 10 चैप्टर बचे हैं जो आपके सिलेबस में रहेंगे, और एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं 10 चैप्टरों से आएंगे। इन 10 चैप्टर में से हमने एक चैप्टर कर लिया था, कौन सा? त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो देखिएगा, बहुपद के बारे में आप कक्षा 9th में अध्ययन कर चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ से सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहा जाता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सी छोटी सी परिभाषा है, इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है आपके बीजीय व्यंजक, जिससे तो आप परिचित होंगे। बीजीय व्यंजक का मतलब है कि आपके कोई भी गणित के जो अक्षर होते हैं, गणित के जितने भी अंक होते हैं, इनके साथ कोई इंग्लिश का अल्फाबेट जब यूज किया जाता है तो वो बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, किसकी घात? चर राशि की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा, देखिएगा ये क्या एक बहुपद है। देखो इसमें जो भी चर राशि आपको दिख रही है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होगी। इसमें चर राशि क्या है? x है, x की घात यहाँ पर 2 दिख रही है, यहाँ पर x की घात कितनी होगी? 1 होगी। तो इस कारण इसे हम क्या कह सकते हैं? बहुपद कह सकते हैं। एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसे मान लो कोई लिखा हुआ है, क्या हम इसे बहुपद कह सकते हैं? तो हम इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो चर राशि की घात क्या है?
3 दिख रही है और इसमें चरराशि की घात 1, मतलब चरराशि की घात 3 दिख रही है जो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल और देखिएगा, क्या हम इसे एक बहुपद कह सकते हैं? इसमें देखो, इस चरराशि की घात, इस चरराशि y की घात तो 1 है, लेकिन इस चरराशि की घात देखिए, बताइए 2x पूरे के ऊपर अंडूर लगा हुआ है, इसमें चरराशि की घात क्या होगी? देखो, जब भी कोई चरराशि किसी अंडूर के अंदर आती है ना, तो अंडूर का मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? तो अंडूर जो भी दिख रहा है ना, इसका मतलब होगा कि उसके ऊपर घात कितनी लग रही है, 1/2। तो यहाँ पर चरराशि की घात कितनी है, 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण हम इसे बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, एग्जाम्पल और देखिएगा, क्या हम इसे बहुपद कह सकते हैं? इसमें देखो, इस चरराशि की घात कितनी, 1 है, और यहाँ पर कोई और संख्या नहीं है, इसमें भी चरराशि की घात आपको 1 दिख रही है, और चरराशि की घात 1 है, इसलिए हम इसे भी बहुपद कह सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जहां आपको चरराशि की घात एक पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है, उसे हम बहुपद कह सकते हैं, और जहां चरराशि की घात एक पूर्ण संख्या नहीं हो, वो आपके बहुपद नहीं आएगा। इसमें आपको विशेष रूप से जो ध्यान देना है ना, वो इस अंडूड वाली संख्या पे देना है। मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए कि 3√3x+y -5, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसे देखिए, क्या ये एक बहुपद है? इसे ध्यान से देखो, ये बहुपद है, क्यों है? क्योंकि देखो, यहां से जो x दिख रहा है ना, वो इस अंडूर से बाहर है, अंडूर के अंदर नहीं है। अंडूर जो किसके ऊपर लगा हुआ, केवल 3 के ऊपर लगा हुआ, x के ऊपर अंडूर नहीं लगा हुआ, और x के ऊपर अंडूर नहीं लगा हुआ, इस कारण जो है ना, ये आपके बहुपद होगा, बहुपद होगा। ओके, इसे हम बहुपद कह सकते हैं। और एक ऋणात्मक का ध्यान रख, जैसे मान लो किसी में अगर घात ऋणात्मक में आ रही है, जैसे ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये बहुपद नहीं होगा, ये वाला जो स्टेप दिख रहा है ना, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से देखो, ये जो आपको t दिख रहा है ना, इसे जब आप ऊपर अंश में लेके आओगे ना, ऊपर की तरफ, तो ये जो घात दिख रही है वो माइनस में आ जाएगी। t किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस ऋणात्मक में आएगी तो ऋणात्मक में भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है, जब ऋणात्मक में आएगी तब भी बहुपद नहीं होगा, और एक जब अंडूर के अंदर आएगी तब भी वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद की परिभाषा क्या बनी? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, आप किसी भी बहुपद की घात के विषय में कैसे पता कर सकते हैं। देखो, बहुपद के दो भाग होते हैं, एक तो चर और अचर, इनसे तो आप परिचित होंगे। चर, एक होता है अचर। ठीक है, चर का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंग्लिश से संबंधित अल्फाबेट आ रहे हैं, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट आ रहे हैं, जैसे एबीसी से संबंधित A to Z, इनसे संबंधित अगर कोई भी अल्फाबेट अगर आ रहा है तो वो आपकी कौन से आएंगे, चर। और अक्षर में कौन आएगा, तो गणित की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो आपकी किस में आ जाएगी, अक्षर में। ओके, यानी चर में कौन आएगा, तो चर में जो भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट है, ए से लगा के जेड तक, जब भी कोई वर्ड दिख रहा है तो आपके चर होंगे। और अचर कौन होंगे, तो गणित की जितनी भी वास्तविक संख्या है उन सबको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब यहां से मैंने बोला था आपको बहुपद की घात के विषय में। ठीक है, बहुपद की घात, इसका पता कैसे लगाया जाता है? देखो, बहुपद की घात का आपको पता लगाना होना तो हम यहाँ क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको चर राशि देखनी पड़ती है, जो भी चर राशि दिख रही है। अब अगर चर राशि में अगर आपको अलग अलग घात दिख रही है ना, तो आपको सबसे बड़ी चर राशि की घात देखनी है, यानी चर राशि की सबसे बड़ी घात जो है उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि चर राशि की, ठीक है, चर राशि की सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है, और सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि चर राशि की जो आपको सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही है ना, उस घात को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। एग्जाम्पल देखिएगा,
तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखे। हमें क्या करना है, इन बहुपदों की घात बतानी है। ठीक है, क्या बताना, बहुपदों की घात बतानी। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, हालांकि 9th में आते थे, 10th में ऐसे प्रश्न आने की संभावना नहीं है, लेकिन हमें फिर भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बहुपद की घात का पता कैसे लगाया जाता है। तो हमें क्या करना है, चर राशि की सबसे बड़ी घात देखनी। देखो इसमें चर राशि कितनी है, 2 है, एक्स और वाई। इस वाई की तो घात है 1, लेकिन एक्स की घात कितनी है, 3। तो 3 बड़ा होगा, इस कारण इस बहुपद की घात क्या होगी, 3। फिर नेक्स्ट को देखिए, इसमें चर राशि एक्स की घात कितनी है, 2, इसमें एक्स की घात कितनी है, 4, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होगी, 4। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। अब इसे देखिए, यहाँ पर 7 और 6, तो 7 और 6 में बड़ा कौन है, 7। तो बहुपद की घात कितनी होगी, 7। फिर इसे देखिए, इसमें 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 6। तो बहुपद की घात का पता लगा सकते हो, यानी क्या होगा, चर राशि की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। अब इस बहुपद की घात के आधार पर ही बहुपद के प्रकार लिखे गए हैं। एक सबसे पहले जिस बहुपद की घात 1 हो, ठीक है, जिस बहुपद की घात 1 होती है ना, उसे कहा जाता है रेखिक बहुपद। क्या कहा जाता है, रेखिक बहुपद, है ना। जिस बहुपद की घात 1 होगी उसे क्या कहा जाएगा, रेखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, 3x + 5, इसमें देखो बहुपद की घात क्या है, 1 है कि नहीं है, इस कारण से क्या कहा जाता है, रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद 2 प्रकार की हो सकती है। अगर एक चर आ रहा है तो एक चर वाले रेखिक बहुपद, और अगर 2 चर आ रहे हैं तो 2 चर वाले रेखिक बहुपद। फिर सेकंड देखिए, अब जिस बहुपद की घात 2 होती है, जिस बहुपद की घात 2 होती है ना, उसे कहा जाता है द्विघात बहुपद। क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद। बस सिंपल परिभाषा कि जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, 5x² + 3x - 6, ठीक है। इसमें देखो बहुपद की घात कितनी दिखाई दे रही है, तो आपको सर बहुपद की घात 2 है, इस कारण से क्या कहा जाएगा, द्विघात बहुपद। अब वही चीज रिपीट करनी है कि अगर एक चर आ रहा है तो एक चर वाले द्विघात बहुपद, और अगर 2 आ रहे हैं तो 2 चर वाले द्विघात बहुपद। लेकिन आपके सिलेबस में मुख्य रूप से एक चर वाले ही होंगे। अगला देखिए, अब अगर बहुपद की घात 3 हो, कितनी हो, 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्या कहा जाता है, त्रिघात बहुपद, जिसकी घात कितनी हो, 3 हो। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 6x³ - 5x² - x, और कुछ इस प्रकार से 3 आ गया, बहुपद लिखा हुआ। इसमें देखो बहुपद की घात कितनी है, तब कहोगे सर बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 है, और ये बहुपद की घात होती है, और इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि चर और अचर। चर किसे कहेंगे, जब इंग्लिश अल्फाबेट आता है उन्हें क्या कहा जाता है, चर, और गणित की जितनी भी वास्तविक संख्या उन्हें क्या कहेंगे, अचर। फिर बहुपद की घात का पता लगाना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चर राशि को देखेंगे। चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो आपको जो भी बहुपद दी जा रहे हैं उनमें चर राशि की सबसे बड़ी घात को देख करके बहुपद की घात बतानी है। इस बहुपद की घात के आधार पर ही आपको क्या बताने हैं, बहुपदों के प्रकार बताने हैं। मुख्य रूप से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक रेखिक बहुपद, जिसमें बहुपद की घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। अब जिस बहुपद में एक चर होता है उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं, और जिसमें 2 चर होते हैं उसे 2 चर वाले बहुपद भी कहा जाता है, ठीक है। एक इसमें और भी होते हैं बहुपद के पद, ठीक है ना। जैसे आता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद। उसमें पदों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। भाई जिस बहुपद के अंदर एक पद हो उसे एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी, 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा 4x, देखो इसमें कितने पद है, तो आपको सर इसमें एक ही पद है, कितना पद है, एक पद, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पदी। एक एग्जाम्पल और आ गया, जैसे 3x - 2, इसमें कितने पद है, तो इसमें 2 पद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विपदी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 3x² - 5 कुछ इस प्रकार से, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। तो जिस प्रकार से इनमें पद बढ़ेंगे तो पदों के आधार पर भी बहुपद का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 3x + 5x - 3, बताइए किसमें कितने पद है। तो आप इसमें काउंट करोगे तो आपको पता लगेगा सर 3 पद है, 1 2 3, लेकिन 3 गलत है। क्यों गलत है, तो इसके पहले और दूसरे पद को देखिए, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं।
देखो 3x 5x दोनों सेम है, तो आपस में जोड़ के हो जाएगा आपके 8x माइनस 3। अब कितने पद हुए? 2 ही पद हुए। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप बहुपदों का वर्गीकरण कर सकते हो पदों के आधार पर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुपद से संबंधित है, जितनी भी अचर राशि होती है ना, जैसे अचर राशियां, अचर राशि जो हो उसकी घात जो आपकी शून्य होती है, कितनी होती है? घात सदैव शून्य होती है। इसको ध्यान रखना। कभी कभार क्या है कि हमें छोटा सा प्रश्न दे दिया, जैसे बहुपद लिख करके दे देंगे कि भाई 6 लिखा हुआ है, आपसे कहेंगे एक बहुपद है, बताइए इसकी घात कितनी है? क्या लिखा हुआ है? 6। और आपसे पूछा कि इसकी घात बताओ कितनी है, तो आप क्या कहोगे? तो आप बोलना कि इस बहुपद की जो घात है ना वो शून्य है। कितनी है? शून्य। क्यों होता है शून्य? इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 6, आपने बोला कि सर इस 6 लिखा हुआ ये एक अचर पद है और इसकी घात क्या होगी? 1, और वो आपकी क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। लेकिन सर हमें चर राशि की घात देखनी पड़ती है। चर राशि की घात कैसे देखेंगे? तो आप मान लीजिए कि इसके साथ x लिखा हुआ है जो एक चर राशि है, और उसकी घात हम मान लेते हैं 0, ठीक है। x की घात कितनी है? 0। अगर x की घात 0 है तो इसे सरल कीजिए, कितना होगा? x। और जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है ना, जब भी किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कभी 0 नहीं होता है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर जो x की घात 0 लिखा हुआ है इसका मान कितना होगा? 1। इस प्रकार से फाइनल आंसर कितना आएगा? 6। इस कारण किसी भी अचर बहुपद की जो घात है ना वो कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। अचर बहुपद लिखना या अचर राशि लिखो चाहे अचर बहुपद लिखो, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि अचर बहुपद की घात बताओ, तो आप क्या लिखोगे? अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। चलिए हमने बेसिक तो पढ़ लिया कि बहुपद क्या होता है, किस प्रकार से बनते हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वारीज थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक ही प्रश्न है। इसमें आपको ग्राफ बना करके दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें आपको क्या दिए गए? ग्राफ बना करके दिए गए हैं, और ग्राफों के आधार पर आपको बताना है कि किसी भी बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं। तो एक बेसिक जान लीजिए इसका कि क्या होता है शून्यांकों को निकालने से संबंधित। आपने पिछली क्लास में एक चर वाले जो रेखिक बहुपद थे ना उनका ज्यामितीय निरूपण किया था। अब ये जो चैप्टर है वो आपके मुख्य रूप से द्विघात रेखिक बहुपद पर आधारित, ठीक है, सॉरी द्विघात बहुपद पर आधारित है। इसमें आपके द्विघात बहुपद आएंगे, और जो द्विघात बहुपद होते हैं ना उनका जब भी ग्राफीय निरूपण किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। या तो ये सीक्वेंस कुछ ऊपर की तरफ होती है या फिर नीचे की तरफ होती है। इस टाइप से इसके बनते हैं ग्राफीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण के आधार पर आपसे पूछेंगे कि इस बहुपद के शून्यांक कितने। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके अंदर जो भी ग्राफ बनना है ना, अंदर आपने जो ग्राफ बनाया है वो ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है ना, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार काटेगा ना, वो उस बहुपद के क्या कहलाएंगे? शून्यांक कहलाएंगे, ठीक है ना। जितनी जितनी बिंदुओं पर उसको प्रतिच्छेद करेगा ना, वो प्रतिच्छेद बिंदुओं की जो संख्या है ना वो उस बहुपद की क्या कहलाएंगे? शून्यांक कहलाएंगे। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, एक जगह पर काटा, फिर 2, यहां से 3 और 4, इस बहुपद के शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4। समझ में आ रहा है? जो भी ग्राफीय निरूपण दिया जा रहा है उसमें आप देखिए कि वो जो ग्राफ बना हुआ है ना अंदर, वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही आपकी क्या कहलाएंगे? उस बहुपद के शून्यांक। देखो बहुपद प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताइए, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट सबसे पहला जो दिया गया है ना उसमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये आपकी ज्यामितीय सॉरी कार्तीय तल बन गया। अब इसमें यहां पर ये बन गया आपके जो ग्राफीय निरूपण दिया गया, और आपसे पूछा कि इसमें बहुपद के शून्यांक कितने होंगे। तो देखो जो आपकी ग्राफ बना हुआ ना वो कितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप कहोगे सर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, ये केवल वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अगर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इस बहुपद के शून्यांक कितने हैं। तो देखो इसमें जो ग्राफ बना हुआ एक्स अक्ष को कहां काट रहा है, तो आप कहोगे सर इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बिंदु पे कर रहा है, इस कारण इस बहुपद के शून्यांक क्या हो जाएंगे? 1। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, इसमें आपकी ग्राफ कुछ इस प्रकार से है,
ठीक है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है इस प्रश्न के अंदर। अब इसमें देखिए ये जो ग्राफ बना वो एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप कहोगे सर 1 2 और 3 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बहुपद के शून्यांक कितने हो जाएंगे 3। नेक्स्ट देखिए नंबर 4th, और जो 4th आपके कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसमें देखो ये ग्राफ एक्स इसको कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आपको सर 2 बिंदुओं पे कर रहा है ना, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे 2। अब 5th देखिएगा, 5th नंबर ग्राफ, ये आपकी ज्यामितीय तल हो गया, कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें देखो कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 1 2 3 और 4 बिंदु पे, तो बहुपद के शून्यांक कितने हो जाएंगे 4। लास्ट देखिएगा 6th, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक बिंदु, ठीक है, और यहां पर भी एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अगर नीचे आके फिर ऊपर जाता ना तब 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे कितने पे कर रहा है 1 बिंदु पे, फिर 1 बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कुल मिलाकर के कितने बिंदु हो जाएंगे 3 बिंदु, ठीक है। तो इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे 3। तो समझ में आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, जो आपको ज्यामिति के अंदर ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा है उस ग्राफ का अवलोकन कीजिए कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब जितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा वो प्रतिच्छेद बिंदु की जो संख्या है वही आपके बहुपद के शून्यांक कहलाएंगे। ये प्रश्नावली 2.1 थी जो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आज की इस वीडियो में हमने बहुपद से सामान्य ज्ञान और प्रश्नावली 2.1 को सरल किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।